आज कहानी आर्मी के एक कैप्टन की। कैप्टन राकेश वालिया आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में तैनात थे। आपके ऊपर रेप की शिकायत दर्ज की गई थी। एक के बाद मेरे को दूसरी मिली, दूसरे के बाद तीसरी मिली, तीसरी के बाद चौथी मिली, पांचवी मिली, छठी मिली, सातवीं मिली, आठवीं मिली, नौवीं मेरे को मिली सर। 9th FIR मिली है जब मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने FIR खारिज मेरी कर दी है। 376, 377, 508, 528। मेरे को ये शक आ गया था कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है दिल्ली में। को ये नहीं पता था सिस्टम मेरे साथ नहीं होगा। 37 पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि यहाँ पर एक महिला है फला फला नाम से, उन्होंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया है। हम एक काम करते हैं, किसी होटल में चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। उस समय फौजी का दिमाग चलना शुरू हो गया। थाने गए, थाने में बातचीत जैसे वो इंटरोगेशन के रूप में ज़्यादा थी, इन्वेस्टिगेशन के रूप में कम थी। उन्होंने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया, उन्होंने अपने कपड़े देने से मना कर दिया। गोरखा रेजिमेंट के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि मनोज पांडे जो करगिल में शहीद हुए थे, गोरखा रेजिमेंट किस तरह की रेजिमेंट है? कि अगर कोई कहता है कि मेरे को मौत से डर नहीं लगता, तो हो सकता है कि वो दो चीज हो, या तो वो पागल हो और या तो फिर वो गोरखा हो। मैंने कहा मेरा सिर्फ एक ही एम्बिशन है फौज ज्वाइन करने का, कि मैं हिंदुस्तान के झंडे में लिपट के वापस आऊं। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी ना कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज कहानी आर्मी के एक कैप्टन की, एक जाबाज कैप्टन की, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हैं कैप्टन राकेश वालिया। कैप्टन राकेश वालिया आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में तैनात थे। गोरखा रेजिमेंट सबसे शक्तिशाली, सबसे बहादुर जो एक आर्मी की, आप कह ले आर्मी का रेजिमेंट का माना जाता है गोरखा रेजिमेंट, और उसमें राकेश वालिया तैनात थे। आर्मी में अपनी सेवाएं दी, देश में विदेश में। लेकिन किसी वजह से कैप्टन साहब को आर्मी छोड़नी पड़ी। लेकिन जब वो सामान्य जिंदगी में आते हैं तो कैसे वो एक केस में उलझते हैं, कैसे वो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसते हैं, कैसे उलझ करके रह जाते हैं और कैसे सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है, इस पर हम बात करेंगे। कैप्टन वालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को यहाँ बुलाया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का, क्योंकि इस माध्यम से जो मेरी कहानी है अगर आप पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं, और पब्लिक से इम्पॉर्टेंट ये है जो सिस्टम तक पहुँच जाए, ताकि कोई और ना सफ़र करे जो मैं सफ़र किया हूँ। क्योंकि इस दौरान पिछले 4 साल में मैंने सब कुछ खो दिया है जो ज़िंदगी में बनाया था। हेल्थ, सोशल स्टेटस, जॉब, टू दैट एक्सटेंट स्ट्रेस की वजह से मेरी वाइफ की ब्रेन हेमरेज भी हो गई, आधा स्कल निकल गया, पैरालिटिक्स हो गई, बेड रिडन है, 24 घंटे ऑक्सीजन पे हैं। तब भी मैं लड़ता रहा हूँ न्याय लेने के लिए, क्योंकि मेरे को ये पता था सच्चाई एक दिन सामने आएगी और सच्चाई की जीत होती ही है और हुई है। आपके ऊपर रेप की शिकायत दर्ज की गई थी। क्या है ये पूरी मामला क्या है? कहानी बताइए जरा, कैसे है? ऐसा था अरविंद जी, मैं आर्मी में 9.5 साल मैंने सर्विस की। जब मैंने रिज़ाइन किया उस टाइम पे मैं GSO 3 इंटेलिजेंस 350 ब्रिगेड में था। रिज़ाइन करने का कारण ये था कि माय वाइफ इज़ अ कंजेंटल हार्ट पेशेंट और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। उस टाइम पे मेरा करियर बहुत ही बेहतरीन चल रहा था आर्मी में, लेकिन फिर चॉइस आपके सामने ज़िंदगी में कभी ऐसी आ जाती है कि या तो आप फैमिली चुन लो या करियर चुन लो। तो मैंने फैमिली को चुना, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि मेरे को बाहर आना पड़ा। तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे मैंने आर्मी से रिज़ाइन कर दिया। बाहर आने के बाद मैंने कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन की, कई जगह नौकरियां की। करने के बाद
2017 से 2015 से मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करता था, लोगों को सुनता था। तो लोग बाग मोटिवेशनल जैसे ट्रेनिंग देते हैं वो मैं बहुत देखता था। अपने आप को शौक था एक देखने का, क्योंकि शौक इसलिए था कि फौज में जाने से पहले बचपन से ही ऐसा था, एक जुनून सा था। मैं आपको बताता हूँ सब, जैसे मेरी अपनी जो कहानी है, जो किताब मैंने लिखी है, वो 3rd बेस्ट सेलर है। वो कहानी ये मेरी नहीं है, ये एक जनरल पब्लिक की है जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप खो दिए 6 साल की उम्र में। मेरे को ये नहीं पता माँ बाप का प्यार क्या होता है। मैंने चाइल्ड लेबर की, न्यूज़पेपर बांटे, साइकिल रिपेयर शॉप में काम किया, कारपेट वीविंग फैक्ट्रियों में काम किया। ख्वाहिश सिर्फ एक यही थी कि इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लूँ, बस। और कुछ नहीं था कि यूनिफॉर्म पहननी है। मरते गिरते बहुत ही कष्ट सहे। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, गाइडेंस के लिए कोई नहीं था। आर्मी ज्वाइन की। मेरे को आज भी ध्यान है, जब मैं आर्मी ज्वाइन करके अपने यूनिट में गया था पहले दिन, वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर होते हैं जो आपके सीईओ बोलते हैं, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था, सन व्हाई डिड यू, व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। मैंने कहा मेरा सिर्फ एक ही एम्बिशन है फौज ज्वाइन करने का, कि मैं हिंदुस्तान के झंडे में लिपट के वापस आऊं। और आज भी वो पूरा नहीं हो सका, इतना जुनून था फौज का। नहीं, कोई युद्ध तो जरूरी नहीं है। युद्ध तो जो है मरने से जो है, युद्ध जो मैंने कई फिल्मों में भी देखा, और जो बात सही भी है कि जो जंग आपने जीतनी होती है वो शहीद होकर नहीं, शहीद करके जीती जाती है। तो आप अभी भी ऐसे हैं तो ठीक है। ऐसा है सब, शुरू से लेके आखिर तक बस एक, जैसे कहते हैं ना, एक जुनून है लड़ाई लड़ने का जी, और सच्चाई लड़ाई लड़ने का। मेरा कहने का मतलब है कि लड़ाई लड़ने का और सच्चाई लड़ाई लड़ने का, बस वही लड़ते हुए आया हूँ। और वही आपने मेरे से पूछा कि भाई इसमें जो ये केस था इसमें मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ। तो जब मेरे दिमाग में ये आया कि आप इतने ज़्यादा मोटिवेशनल किताब पढ़ते हो या सुनते हो, मैंने कहा आपकी अपनी एक कहानी है, आप अपनी कहानी पब्लिक को क्यों नहीं लाते। तो वो सोच से दिमाग में मेरा लिखने का एक आइडिया आया। तो मैंने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम था ब्रोकन क्रेयॉन्स कैन स्टिल कलर, जो अभी आपने दिखाई। ये किताब है ना? हाँ जी, ये किताब है। इसमें आप एकदम यंग फौजी, जी, गोरखा रेजिमेंट की कैप लगा के, गोरखा हैट लगा के, ये है ब्रोकन क्रेयॉन्स कैन स्टिल कलर। ठीक है। ये किताब सर बहुत ही अच्छी चली, और ये मैंने 2017-2018 में रिलीज़ की थी। टोटल मैं आज तक 5 किताबें लिख चुका हूँ, 3 रिलीज़ हो चुके, 2 आनी अभी बाकी हैं। 17-18 में जब ये किताब निकली, बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज इसकी हुई थी, प्रिंट मीडिया में भी और टीवी वगैरह पे भी काफ़ी इंटरव्यू होती थी, बहुत कुछ होता था। उस टाइम पे ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं होता था। 2018 में मेरे को कैंसर हो गया, और 18-19 में मेरी कैंसर ट्रीटमेंट चली, 20 में कोविड हो गया। उस दौरान मेरे को एक ग्रुप ने कांटेक्ट किया। इसके अंदर 3-4 आदमी हैं जो अब मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि हम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम आपकी किताब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना चाहेंगे। 2 चीज़ें उन्होंने बोली, एक पहली कि हम आपकी किताब को प्रमोट करेंगे, दूसरा उन्होंने बोला आपकी किताब को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि Tier 2 और Tier 3 सिटी में ये पहुँचे। वो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा कि ये ट्रांसलेट करके मैं भेजूँ। तो उनसे इस तरह से हम ताल्लुकात में आए। ताल्लुकात में आने के बाद 2020-21, क्योंकि कोविड था, बातें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होती रही, या तो फ़ोन पे हुई या अपने ये इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या व्हाट्सएप पे हुई, चलती रही सर। 2021 के नवंबर में, मिड नवंबर में, एक अपना CEO इनसाइट मैगजीन है, उसके ऊपर फ्रंट पेज पे मेरी पूरी फ़ोटो आई। उसमें मतलब अमंग द टॉप 10 CEOs इन इंडिया मेरा नाम आया। तब थोड़ी सी ये कॉल और आनी शुरू हो गई। वो कहते जी अब मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि साल का आखिर आ रहा है, इस टाइम पे लोग बाग छुट्टी पे होते हैं, और आपकी इंटरव्यू हम लेना चाहते हैं कि जो इसके ऊपर पब्लिसिटी बहुत होगी।
तो क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, करते हुए ये इंटरव्यू हमारी मीटिंग फिक्स हुई 29 दिसंबर 2021 को। मेरा ऑफिस था महरौली में। जो ये बात हुई, इनके हस्बैंड और वाइफ 2 जने थे। इनके साथ टोटल ग्रुप में जो मैं आज देखता हूँ, हस्बैंड, वाइफ, एक और लेडी और एक द सो कॉल्ड लॉयर, कि भी हम ये 3-4 का ग्रुप है। लॉयर का मेरे को बाद में पता चला जब मेरे पास एक्सटॉर्शन कॉल आनी शुरू हो गई। तो 29 दिसंबर की हमारी मीटिंग फिक्स हुई 3:30 बजे। 3:30 बजे मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन में पहुंचा, जो महरौली के पास है, क्योंकि मेरा दफ्तर वहाँ होता था। वहाँ पर मैंने देखा कि ये महिला अकेली हैं वहाँ। तो मैंने उनसे पूछा, आपके हस्बैंड ने आना था मेरे साथ। वो कहने लगी कि भाई उनको कहीं असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट आ गई है, वो नहीं आ सके, मैं आपकी इंटरव्यू ले लूँगी, पूरा सब रिकॉर्ड कर लूँगी, और फिर उसके बाद कोई सवाल जवाब होगा तो हम आपस में बैठ के बात करके उसको ठीक कर लेंगे। इतना कहने पे वो मेरी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उनको 4:45 में अपना नोएडा सेक्टर 38 बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, जहाँ पुलिस चौकी है, उसके ऊपर सामने पुलिस चौकी पे उतार दिया। अब कहानी, घटना ऐसे घटी है कि मेरे को शाम को करीबन 6 बजे के करीब सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। इनको मैंने उतारा था 38 में, कॉल आती है 37 से। 37 पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि यहाँ पर एक महिला है फला फला नाम से, उन्होंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया है। पहली चीज़ मैंने वहाँ पर बोली कि भाई मैं तो इनको जानता ही नहीं, क्योंकि मेरे को उन्होंने नाम कुछ और बताया था, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो भी उनका नाम होगा वो बताया गया। मैं क्या इनसे मैं बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने बात करने के लिए कहा होगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इनसे बात करना नहीं चाहती। ये 6 बजे की बात है। 6 बजने से 10 मिनट या 7 मिनट पहले मेरे लड़के के पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज डिलीट हो जाता है। इनके नंबर से मैसेज आता है, मैसेज डिलीट हो जाता है। अब आप देखिए कि लड़के को भी ढूंढ लिया, नंबर भी ढूंढ लिया, मैसेज भी डाल दिया, क्योंकि नोएडा में कहीं पर उनके साथ उनकी बात सुनी नहीं गई या कहानी ठीक नहीं लगी, तो उनको वहाँ से कुछ नहीं राहत मिली या उनकी कंप्लेंट लॉन्च नहीं हुई। वो वहाँ से गए घिटौनी, जो छतरपुर के आगे है। घिटौनी पुलिस स्टेशन में जाके भी बात नहीं बनी। घिटौनी पुलिस स्टेशन के बाद वो पहुँचे महरौली। महरौली घटना हुई है नोएडा में, पहुँचे हैं महरौली में। महरौली पुलिस स्टेशन में रात को 11 बजे पहुँचे। सर 11:13 में FIR लॉन्च हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में, आज मैं 64 साल का हूँ, दुनिया घूम ली, 13 मिनट में कहीं पर भी FIR लॉन्च नहीं देखी। क्या FIR दर्ज हुई थी? FIR जब दर्ज हुई है, FIR में उन्होंने कई घिनौने इल्ज़ाम लगाए। 376, 377, 508, 528, दुनिया भर के पॉसिबल इल्ज़ाम जो लगने थे। क्या एक दो बताएं कि क्या आपने मारा पीटा? क्या नहीं, मारा पीटा नहीं है। उन्होंने जैसे कि ड्रग्स का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, रेप का, अननेचुरल सेक्स का, दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा दिए। अब ये था, जब मैं गाड़ी में उनको बिठा के ला रहा था, तब जो इल्ज़ाम लगे हैं, इल्ज़ाम ये लगा है कि भाई इन्होंने मेरे को 20 मिनट के बाद मेरे को प्यास लगी, प्यास लगने के बाद कोई कोका कोला पिलाई जो स्पाइक्ड थी। मैंने 20 मिनट के बाद वो पी। उसके 15 से 20 मिनट के बाद मेरे को नशा आ गया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद ये मेरे को नोएडा में कहीं पर सुनसान जगह में घुमाते रहे और मेरे साथ इन्होंने बलात्कार किया 4:15 में सेक्टर 34 और 35 के बीच में। ये लिखा गया है ऑन वे टू सेक्टर 34 एंड 35। राइट। अगर सर आप टाइमिंग्स देखिए, आपको मैंने उठाया 3:30 पे, 20 मिनट के बाद मैंने आपको ड्रिंक पिलाई, द सो कॉल्ड एलर्ज्ड। 20 मिनट हुए 3:50, 20 मिनट के बाद आप बेहोश हो गई। 3:50 से 20 मिनट हो गए 4:10। आपके साथ गलत काम हुआ 4:15 में, मतलब 5 मिनट में। 5 मिनट में आपको घुमाते भी रहे, आपके साथ कार्रवाई भी हो गई, आपको पुलिस स्टेशन भी छोड़ दिया। कोई भी इंसान किसी को पुलिस स्टेशन के सामने नहीं उतारेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी ने गलत काम किया है तो वो उसी को वहीं छोड़ देगा, नहीं आएगा।
तीसरी चीज, ऑन वे टू सेक्टर 34, 35 नोएडा के सबसे बिजी रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर हुआ। तीसरी चीज सर, उसी वक्त अगर आप देखिए, वहां से छतरपुर मेट्रो स्टेशन से नोएडा तक 29 दिसंबर का दिन है, छुट्टियों का माहौल है, सड़कों पे पुलिस के बैरियर लगे हुए हैं। वहाँ पर नोएडा में अपना आश्रम ब्रिज कंस्ट्रक्शन में है। इतना टाइम तो ट्रैफिक में ही लग जाता है इंसान को। और उसके बाद मैंने वो रास्ते की पूरी रेकी की सर। 21 लाल बत्तियां हैं, 21 लाल बत्ती पे कहीं ना कहीं पर गाड़ी रुकी होगी। कितनी ही रास्ते में ये हैं, सीसीटीवी कैमरा है। एनीवे सर, ये सब होने के बाद जब रात को 11 बजे एफआईआर लॉन्च हो रही है, उससे 10:58 पे 2 मिनट पहले एक और मैसेज आता है मेरे लड़के को। मैसेज में लिखा जाता है, योर फादर रेप्ड मी, आर यू कैप्टन वालिया सन ना, NA। इतना सिर्फ मैसेज आता है। ये मैसेज जो है सिर्फ आपके घर में एक तहलका मचाने के लिए है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब मैं गाड़ी से उनको ला रहा था, रास्ते में उनके पास एक रिकॉर्डर था जो वो रिकॉर्ड कर रहे थे। 2 मोबाइल फोन थे, एक उनके हैंडबैग में और एक उनके हाथ में था, जो बातें कर रहे थे। जब हम नोएडा के पास पहुंचे हैं, टोल ब्रिज DND हमने क्रॉस किया है, तब उन्होंने ये कहा, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिजी थी अपने फ़ोन पे। हम एक काम करते हैं, किसी होटल में चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। सर, द होटल वर्ड टिक्ड माई माइंड। उस समय फौजी का दिमाग चलना शुरू हो गया। अगर कोई मेरे को ये कहता हम कॉफ़ी शॉप में बैठ के बात करते हैं, तो कॉफ़ी शॉप और होटल 2 अलग अलग कनोटेशन है। तो होटल में बैठ के बात करते हैं, तब मैं समझ गया कि ये मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ। मैंने जान के इनको मेट्रो स्टेशन 38 पुलिस चौकी के सामने उतारा है। उतारने के बाद 11 बजे जब मैं वापस आता हूँ, अब 11 बजे एफआईआर दर्ज हो गई। 2 मिनट पहले 10:58 पे मैसेज आता है लड़के को। एनीवे, फिर घर में आग लग गई, सारी जगह आग लग गई। घबराहट हो जाती है इंसान को। मेरे को ये नहीं पता था यार ये होते क्या है, सेक्शन क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती है। कभी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज होने के बाद सर, पहला जैसे रिएक्शन होता है इंसान का कि भाई किसी लॉयर से या किसी चीज़ से भी बात करो। तो मैंने किसी से बात की। बात करने, मेरे को जान पहचान भी नहीं थी, मैंने वैसे ही किसी से बात की। बात करने के बाद सबसे पहले ये रिएक्शन आता है, लॉयर ने कहा जी आप दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, आप अरेस्ट हो जाओगे। मैंने कहा मैंने छुआ तक नहीं है, मैं दिल्ली छोड़ के नहीं भागूंगा। भाई मेरे पास एक ये था, सच्चाई थी, लेकिन दुख से कहना पड़ता है वो सच्चाई को इतना लड़ना पड़ता है, ये नहीं मेरे को मालूम था। सच्चाई थी, इसलिए मैंने ना दिल्ली छोड़ के भागा, ना मैंने कुछ की। मैंने कहा मैं सच्चाई को फेस करूंगा। मेरा वो पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी के बाद क्या होता है कि सर, आप एक एक्यूज्ड हो। अगर कोई एक्यूज्ड है, ही इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। लेकिन वो एक्यूज्ड को क्या करते हैं, क्रिमिनल मान लेती है जनता। पुलिस भी क्रिमिनल मान लेती है। तो उनका व्यवहार शुरू में उसी तरह से रहा, दिल्ली पुलिस। हाँ जी, उसी तरह से रहा शुरू में। अच्छा, अब ये है कि वो चलता रहा। क्या रहा व्यवहार, वो ठीक से बताइए। आप थाने गए, क्या बातचीत? थाने गए, थाने में बातचीत जैसे वो इंटरोगेशन के रूप में ज़्यादा थी, इन्वेस्टिगेशन के रूप में कम थी। ठीक है ना। प्रेशर बनते रहे कि भाई आप इसको कबूल कर लीजिए, आप, हम भी यूनिफॉर्म में हैं, आप भी रहे हैं। तो कई तरह की बातें, माहौल बनता रहा। लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि अगले दूसरे वाले कमरे में वो द सो कॉल्ड कंप्लेनेंट वो भी थी। वहाँ पर भी कुछ हलचल चल रही थी। मैं ब्रेन में थोड़ा सा अलर्ट था कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को समझ में बात आ नहीं रही थी। वहाँ से मेरे को जब बाहर आते जाते ये पता चला जी मेडिकल नहीं हुआ, उन्होंने नहीं कराया। तब मेरे को बाद में पता चला है ये कहानी कि उनको मेडिकल के लिए लेके गए थे। उसी दिन की बात है साहब ये, जब एफआईआर लॉन्च होने के बाद इमीडिएटली आपको मेडिकल के लिए लेके गए पीड़िता को, द सो कॉल्ड पीड़िता। मेडिकल के लिए जब लेके गए साहब, उन्होंने अपना मेडिकल कराने से मना कर दिया, उन्होंने अपने कपड़े देने से मना कर दिया, उन्होंने अपना मोबाइल देने से मना कर दिया, उन्होंने अपना ब्लड देने से मना कर दिया, ब्लड एल्कोहल टेस्ट के लिए। तो उन्होंने सब चीज़ के लिए मना कर दिया। तब वहाँ से कहानी खुलनी शुरू हुई।
वहाँ पर पुलिस वॉज पॉजिटिव। जब थोड़ी सी खुलनी शुरू हुई पॉजिटिव थे, बट मैं सिर्फ सरप्राइज यही हूँ कि 12-13 मिनट में एफआईआर कैसे दर्ज होगी वो कहानी अलग ही है कोई। सर उसके बाद जो चीज़ मेरे से पूछी गई मैंने बिल्कुल सरेआम खुलेआम बताया। मेरे से उन्होंने ब्लड टेस्ट लिए, मेडिकल लिए, जो उनकी कार्रवाई होती थी मैं पूरा 100% कोऑपरेट किया उनके साथ। मैंने कहीं पर कोई चीज़ छुपाई नहीं। फिर उसके बाद उनको ऑन स्पॉट लेकर गए, वो उसको पहचान ही नहीं सकी, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकी। चार्जशीट जब दाखिल हुई है सर, चार्जशीट में ये भी लिखा है कि शी वॉज नॉट कोऑपरेटिव, ये भी वर्ड यूज किया है पुलिस ने लिख के दिया। अगर आप चार्जशीट पढ़िए, चार्जशीट बोलती इतनी है जो मेरे फेवर में ही है। अच्छा, आपको अरेस्ट नहीं किया गया था? नहीं सर, वो चार्जशीट फाइल हुई थी, नो अरेस्ट चार्जशीट। उस टाइम पे मेरे को पता चला है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इतने आपके पास चार्जेस लगने के बाद भी आप अरेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी थी। लेकिन एक दुख की बात यह है कि मेरे को ये आज फील हो रहा है कि पुलिस को शायद एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देनी चाहिए थी, ताकि ये मैं 4 साल के ट्रॉमा से ना गुजरता। नहीं, अब इसमें मेरा सवाल है कि जब एफआईआर दर्ज हुआ तो जो सो कॉल्ड विक्टिम है, क्या कांटेक्ट करने की या पैसे मांगने की कोशिश हुई कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? सब उस टाइम पे शुरू में ना वर्बल कुछ नहीं हुआ, इंडिकेटर जरूर आए। इंडिकेटर इसलिए आए थे कि भाई जब भी मैं पुलिस स्टेशन जाता था उनकी भीड़ खड़ी रहती थी, ठीक है ना, वो ये हैं इशारों से किसी चीज़ से वो आते थे। मैं जान के भी नहीं पढ़ना चाहता था इस चीज़ में, मेरे को ना मालूम था, ना इस चीज़ में मैं पढ़ना चाहता था। एक मुद्दा मैं और बताता हूँ, जैसे उन्होंने एफआईआर में भी ये लिखा है कि भाई क्या आपको गाड़ी के बारे में पता, कहता नहीं मैं गाड़ी पहचान नहीं सकती। शाम को जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा तो उन्होंने कहा यही गाड़ी है। आप देखिए, आधा घंटा 1 घंटा पहले बता रही है मैं गाड़ी को नहीं पहचानती, थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी से मैं खुद गया हूँ तो वो गाड़ी पहचान गई है। तो ये कहानी टूटती चली गई उनकी तरफ से। चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट फाइल होने के बाद ये ट्रायल चली। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सर कि मैंने क्या किया था कि बेल अपनी अप्लाई किया। आप सरप्राइज्ड होंगे, कम से कम नहीं तो 7-8 महीने के बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी मैंने बेल फाइल किया। 8 महीने या 9 महीने का अंदाज उस टाइम के बाद बेल ग्रांट हो गई, क्योंकि सच्चाई थी सामने। लेकिन जब ट्रायल चली तब तक मेरे को ये पता चल गया था कि अब मैंने लड़ना है। एक कोई फौजी का जैसे वो होता है जनून सा, वो दोबारा से उठ के आया कि मैं लड़ूंगा इस चीज़ को। मैंने पूरा अपना फुट डाउन किया। मैंने कहा नहीं, अब मैं सच्चाई सबके सामने, पब्लिक के सामने लेकर आऊँगा सर। मैं रात दिन इसके ऊपर लगा। मैंने कहा कि अगर ये गिरोह, मेरे को ये शक आ गया था कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है दिल्ली में, ये अकेला आदमी नहीं कर सकता ऐसे। तब मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया सर। मेरे को एक एफआईआर मिली जो इन्होंने एक और दर्ज की थी। अच्छा। हाँ जी, किसी और के खिलाफ सेम चार्जेस, सेम चीज, रेप की एक और दर्ज की। इसी सेम कंप्लेंट महिला सर, सेम महिला ने एक की। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में और बताऊंगा। एक के बाद मेरे को दूसरी मिली, दूसरे के बाद तीसरी मिली, तीसरे के बाद चौथी मिली, 5वीं मिली, 6ठी मिली, 7वीं मिली, 8वीं मिली, 9वीं मेरे को मिली सर। 9th एफआईआर मिली है जब मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर खारिज मेरी कर दी है, मेरे को टोटल बरी कर दिया विद ऑनर। उसके बाद भी मेरे को एक मिल गई एफआईआर। मतलब एक महिला ने 9 लोगों के खिलाफ 9 रेप की एफआईआर। हाँ, 9 एफआईआर हुई हैं, 10 आदमी इन्वॉल्व हैं, 10, एक में 2 हैं, मतलब 10 तो मैं ढूंढ लाया हूं। जो मैं एक कैंसर पेशेंट हूं, मैं हार्ट का पेशेंट हूं। इस दौरान जब ये हुआ है इंसिडेंट, 4 साल में सर, जैसे मैंने कहा कि मेरी वाइफ की 2 ओपन हार्ट सर्जरी हो गई हैं। उनको स्ट्रेस की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गई है, आधा स्कल उनका निकल गया था, 2 बार उनका ऑपरेशन हुआ है, नट्स एंड स्टील प्लेट से उनका सिर कसा गया है। अगर मैं बिस्तर पे पड़े हुए वाइफ को छोड़ के रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे ये चीज कर सकता हूं, 9 एफआईआर ढूंढ के निकाल सकता हूं, तो आप समझ लीजिए इन्होंने कितनी और की होंगी, और कितनी ऐसी होंगी जो पैसे का लेन देन हो के दर्ज भी नहीं होंगी। जैसे एफआईआर दर्ज होने से पहले मेरे को भी मैसेज आ गए थे, अगर मैं चला जाता वहां पर। ऐसे कितने और होंगे। एक चीज। दूसरी चीज, आखिर में जब उनको भी ये पता चल गया
कि भाई अब कहीं ना कहीं पर हम एक्सपोज होने वाले हैं। उनके लॉयर का मेरे को फ़ोन आना शुरू हो गया, अच्छा। द सो कॉल्ड लॉयर। मेरे को फ़ोन आना शुरू हो गया सर। शुरू में मेरे को नहीं पता था, मैंने कॉल उठाई कि मैं उनका लॉयर बोल रहा हूँ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो जब तक, क्योंकि कुछ FIR सारी नहीं निकली थी, कुछ निकलनी शुरू हुई थी और मैं मेहनत करता चला जा रहा था और निकालने की। ये एक बार मेरे को कॉल आई कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हमको ये पता है कि हमारे केस में ज़्यादा दम नहीं है, हम इसको सेटल कर लेते हैं। तो मैंने कहा देखिए मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आप क्या करिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मेरे लॉयर से मिल लीजिए, मैं इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहता था। तो मैंने कहते आप अपने लॉयर का मेरे को नंबर और एड्रेस दे दीजिए, हम उनसे बात करके मीटिंग फिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने नंबर और वो दे दिया। मैंने अपने लॉयर से, वो पहले मना कर रहे थे, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया एक बार देखते हैं है क्या चीज़, क्योंकि मेरे को ये पता था बहुत बड़ा स्कैंडल है, शायद लॉयर वगैरह को ये चीज़ का भी अंदाज नहीं था। अच्छा, उसके बाद वो लॉयर से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लॉयर के ऑफिस से ही बैठे बैठे उनका मेरे को कॉल आता है, कैप्टन वालिया सर मैंने उससे बात कर लिया, वो उस पीड़िता का नाम लेते हैं, द सो कॉल पीड़िता, मेरी उस पीड़िता से बात हो गई है, हम क्या कर रहे हैं कि साहब ये केस सेटल कर लेते हैं। अंत में अब वो ये कहता है जी आप मेरे को 1,00,000 या 2,00,000 रुपए इनको दे दो और मेरा भी कुछ कर देना। शुरू में जो इंडिकेटर थे वो बहुत बड़ी रकम के थे, वो शायद मैं दे भी नहीं पाता था, क्योंकि इनको ये पता चल गया था मेरी प्रोफाइल देख के कि ये बहुत बड़ा चीज़ पकड़ी गई है, हमारे काबू आई है। पर ये नहीं पता था कि ये एक फौजी आया है, इतना फ़र्क नहीं वो कर पाए थे। अच्छा, उसके बाद वो कहते जी 1,00,000 2,00,000 लेके हम सेटल कर लेंगे। 4 साल में सर, आज जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सच्चाई तो ये बोलता हूँ, एक बार मेरे दिमाग में ये जरूर आई थी अगर मैं 1,00,000 रुपए दे के सेटल कर लेता, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था सिस्टम मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला लड़ा हूं, 64 साल की उम्र का इंसान, घर के हालात, कैंसर पेशेंट, और मैं हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन हूं। मेरे को डॉक्टर ने बाहर निकलने के लिए मना किया है, आज आपके सामने बैठा हूं, मना किया गया है। अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है जिंदगी में, एक चीज। दूसरी चीज, जो आदमी के अगेंस्ट में ये FIR हुई हैं, मैंने कईयों को कांटेक्ट किया, सारे के सारे डरते हैं, कहते हैं जी हम पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। जाहिर सी बात है, इसका घबराते हैं, गिरोह है, लोग घबराते हैं। मैंने पिछले साल मार्च से कितनी चिट्ठियां लिखी टॉप टू बॉटम को कि एक ये गिरोह ऑपरेट कर रहा है, इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। उसके ऊपर मेरे को ये कहा गया जी आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, आपके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट नंबर मिल गया है, आपका एक IO डिटेल हो गया है, आपका ये हो गया, मतलब ये इधर से उधर, उधर से। अच्छा कैप्टन साहब, ये जो 4 साल आपने लड़ाई लड़ी, जैसे आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, आपकी सोसाइटी में, आपके लोगों में, क्या जिनको पता चलो कि आपके प्रति व्यवहार बदला, जिस तरह आपने बोला कि लोग अक्यूज को तुरंत गिल्टी मान लेते हैं, वो क्या सोशली क्या आपको संघर्ष करना पड़ा या आप नहीं, सोशली संघर्ष तो मेरे को नहीं करना पड़ा। कारण ये था कि मेरी इमेज क्लीन है, सब जानते हैं टू दैट एक्सटेंट। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने लोग बाग थे वो कहते हैं अगर विटनेस है हम जाने के लिए तैयार हैं। बट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, जैसे 29 को ये इंसिडेंट हुआ, 30 तारीख को सुबह ही मैं जिस कंपनी में काम करता था, मैंने वहाँ पर 18 साल अपनी ज़िंदगी के बिताए हैं, शायद सबसे कीमती टाइम वहाँ बिताया है। उस कंपनी के मालिक का, जो उनके फाउंडर है, उसका कॉल मेरे को आती है, यार हम काम नहीं करना चाहते, आप रिज़ाइन कर दीजिए। उनको समझाता ही रह गया, वो माने नहीं। और उनको, मेरे को आज मैं कह रहा हूँ, उनको हार्ट टू हार्ट पता था कि ये निर्दोष है। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं भी इंसान को पहचानता हूँ शक्ल देख के। मैंने बचपन से 6 साल की उम्र तक आज तक इंसान ही पहचाने हैं। सबसे पहले कैजुअलिटी आपका जॉब होता है, और जहाँ पर इंसान का नौकरी चली जाए तो उसका आप चलिए घर घाट कैसे चलेगा, उसके अलावा आपकी मेडिकल एलिमेंट, फला चीज़ें। तो मेरे को सोशली इतना ज़्यादा नहीं है, बट अनफॉर्चुनेट जो सिस्टम के लिए मैं लड़ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैंने एक यूनिफॉर्म पहनी है, मैं कहीं पर भी जाऊँगा ना, लोग बाग सुनेंगे मेरी बात, एटलीस्ट सुन तो लेंगे। जैसे आज आप सुन रहे हो, आज आप पब्लिक के सामने ला रहे हो,
वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। शायद उनके पास टाइम नहीं है, शायद वो इतना ज़्यादा सिस्टम में खिंचे हुए हैं, या उनके पास कुछ और चीज़ें हैं जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। है ना, बस ये पैसा चीज़, इधर उधर जो भी चीज़ें हैं वो हैं। उसके बाद सर परेशान होके जब मैंने पूरी चिट्ठियाँ ये लिखी, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, परेशान होके मैंने एक केस डाला अपना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साकेत कोर्ट में। पूरा अपने सब कुछ ही अटैच किया, जो मैं एफआईआर वगैरह 8-9 निकली थी वो केस डला। उस केस में मैंने ये प्ली ली कि भाई इसके अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज हो, ये एक कैंसर है जो सोसाइटी में फैल रहा है, इसको रोकना चाहिए। तब उन्होंने ये कहा मेरे से कि आप एक एप्लीकेशन उनको जाके दे आइए, एसएचओ महरौली को, जहां पर आपकी एफआईआर दर्ज हुई थी। मैं वहां पर गए, मेरे मतलब लॉयर के थ्रू ये हुआ था। वहां जाके जब हमने एफआईआर दर्ज कर चिट्ठी दी, कंप्लेंट दी, तो हमको ये कहा गया कि जी ये तो हमारे उसमें नहीं आता, जुरिस्डिक्शन में, ये आप जहां आपकी जुरिस्डिक्शन में आएगा वहां दीजिए। तब हमने कहा भाई यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई है, वो जुरिस्डिक्शन में आ गया, मेरी कंप्लेंट नहीं हो पा रही। एनीवे सर, उन्होंने वो चिट्ठी ले ली। ये चिट्ठी को भी दिए हुए दिसंबर में दी थी, आज 3 महीने 4 महीने हो गए हैं। मैंने क्या किया साहब, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में जब अपील की, मेरा केस लगा, जज साहब ने सुना। सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई हाँ, ये हम समझते हैं ये केस के बारे में, आप क्या करिए, आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, ट्रायल कोर्ट इज़ एन एफिशिएंट कोर्ट, अगर आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तब आप दोबारा से हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन इसी दौरान मैं ये कहूँगा कि गॉड हैज़ बीन काइंड, आई केम इन टच विद दीपिका भारद्वाज जी। ये एक सोशल एनजीओ रन करती हैं और वो इसी के ऊपर, इस कॉज के ऊपर अपना काम करती हैं। तो उनके थ्रू हाई कोर्ट भी गए थे, उन्होंने काफ़ी मदद की और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी काफ़ी मदद की, एक केम फाउंडेशन के नाम से है। जब हाई कोर्ट ने ये डिसमिस किया केस, तब एक बार थोड़ा सा फिर झटका सा लगा कि यार ये है क्या, सच्चाई तो इस देश में आ ही नहीं रही है। फिर मैडम से डिस्कस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट गए। हमको बहुत ही अच्छे एक लॉयर मिले, अपना अश्विन कुमार दुबे जी, ये AOR हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में गया सर, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग हुई, हियरिंग के दौरान ऑपोजिट पार्टी को, पीड़िता को भी नोटिस गया, कंप्लेंट की फाइल वगैरह गई, वो आई ही नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। ये जजमेंट, हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस मैंने फाइल किया, तब मेरे पास उस टाइम पे 7 FIR आ चुकी थी। मैंने 7 FIR फाइल की। 7 FIR जिस दिन हियरिंग हुई, उस दिन जज साहब ने ASG साहब से पूछा कि ये 7 FIR हैं, क्या आपने इसको FIR को वेरीफाई कर लिया है? उनका जवाब ये था, नहीं जी, वेरीफाई नहीं किया है। उन्होंने कहा कम से कम वेरीफाई तो कर लेते। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट डेट में उन्होंने कहा कि सर ये 7 नहीं है, 8 हैं। अब आप देखिए, 7 एक डेट से दूसरी डेट में एक और उनको मिल गई। उसके बाद 25 फरवरी को मेरे फेवर में डिसीजन आता है, FIR क्वॉश हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आती है, जिसमें 2 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि इट इज़ अ शेयर मिसयूज ऑफ लॉ, कि उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, जिसने भी ये किया है। दूसरा ये कहा है कि हाई कोर्ट को ये क्वॉश FIR कर देनी चाहिए थी, कैप्टन साहब को इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था सर। जब ये जजमेंट आ गई है सर, ये जजमेंट आई है 25 फरवरी, अभी पिछले महीने की। 25 फरवरी के बाद आज से करीबन 4 या 5 दिन पहले मेरे को 9वीं FIR मिल गई सर। आप ये देखिए, 9 FIR मैं निकाल के लाया हूं, ये हैं 9 FIR। इस 9 FIR को अगर आप बड़े गौर से पढ़ेंगे या देखेंगे, इसमें इन्होंने कई जगह पे अलग अलग नाम दिए हैं, कई जगह पे अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, अलग फ़ोन नंबर हैं, और एड्रेस कई जगह पे अलग अलग हैं। ये सारा करते हुए एक सिस्टम पे कुछ इस तरह से मेरे को, मैं बोल ही नहीं पा रहा, वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कि ये सिस्टम क्यों नहीं कर पाता। और सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। इसके अंदर
अब आप देखिए कि अगर वो अलग अलग पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट लिखा रही हैं, ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो होगी जहाँ पर कहीं पर इनको पता चल जाए अधिकारियों को कि ये एक ही आदमी ने 5, 7, 8, 9, 10 FIR लिखा रखी हैं। वो सिस्टम तो होगा कहीं ना कहीं पर, है वो सिस्टम, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं करना चाह रहा। ICJS के नाम से एक इनके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया हुआ है, पर्सनेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये, जिसमें यह आ जाता है सब कुछ। अगर उसमें भी हम सर्च करते हैं, नाम डालोगे तो 50 नाम आ जाते हैं, उसी नाम के कई हैं। अगर आप फ़ोन नंबर डालोगे, ये तो फ़ोन नंबर भी अपना बदलती रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर कोई एक इंटेलिजेंट सिस्टम भी बनाना है जिसमें आप आधार कार्ड के बेस पे लिंक कर दो, कहीं लिंक कर दो कि इतना ना हो। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप्टन वालिया पर जो FIR दर्ज हुई थी उसको खारिज किया और कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यानी एक महिला जिसने कैप्टन वालिया पर केस दर्ज कराया था, वो 9 FIR और अलग अलग लोगों के खिलाफ दर्ज करवा चुकी है। लेकिन कैप्टन वालिया, मैं आपकी तारीफ करूंगा, यही जो सोल्जर होता है उसकी यही निशानी होती है। ये बहुत अफसोसनाक है कि इस सिस्टम का, कि इस आप देश की इतनी आपने सेवा की और जब किसी मजबूरी की वजह से, फैमिली मजबूरी की वजह से आप एक सामान्य ज़िंदगी में आए, आम लोगों की ज़िंदगी में आए, तो आपको ये फेस करना पड़ा। अब ये फेस करना पड़ा, वो अलग बात है कि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया किसी ने, लेकिन उसकी सुनवाई 4 साल तक चली। 4 साल बाद अदालत ने आपको इनोसेंट माना। इतनी लंबी जो प्रक्रिया चली, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। मेरे 1-2 आखिरी सवाल आपसे होंगे। मैं तो सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो आपने ही कर दिया और वैसे भी आप एजेंसी में रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट के बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि मनोज पांडे जो करगिल में शहीद हुए थे, गोरखा रेजिमेंट किस तरह की रेजिमेंट है? आर्मी की एक यूनिट है ये, किस तरह की? सर वैसे तो आर्मी इटसेल्फ देश के लिए है और देश के लिए जीती है, देश के लिए ही मरती है और हमारे खून में एक हिंदुस्तान है। अगर शायद अगर हम कहते हैं ना कि सारे जनों का ब्लड लाल होता है, अगर हम लोग का किसी का ब्लड काटो तो उसमें से ऑलिव ग्रीन बहेगा, एक OG कलर बहेगा फौज की यूनिफॉर्म वाला। तो ये है। हाँ, गोरखा जो है एक ऐसी यूनिट है जो एक एग्जाम्पल सेट करती है, निर्भय, निडर और जोश से भरे हुए। सैम मैनिकशॉ जी का वो, अगर आपने कोट सुना होगा कि उन्होंने कहा था, मैं हिंदी में बोलूँगा, कि अगर कोई कहता है कि मेरे को मौत से डर नहीं लगता, तो हो सकता है कि वो 2 चीज़ हो, या तो वो पागल हो और या तो फिर वो गोरखा हो, कि गोरखे को मौत से डर नहीं लगता। और वही चीज़ होती है। मेरे को भी बचपन से बस एक यही शौक था कि मैं फौज में ही जाऊं। अच्छा, अब दूसरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी पार्टिसिपेट किया था कैप्टन वालिया ने, और LTTE श्रीलंका में जो श्रीलंका का जो आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। वो छोटे में आप बताइएगा उसको। सर मैंने 1983 में मेरी कमीशन हुई थी, 84 में ये ब्लू स्टार हुआ था। तो उस टाइम पे हम उस इलाके में अमृतसर हो गया, जलंधर, तरन तारण, वहाँ पर हम लोग गए थे, तो ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। और उसके बाद फिर ये हुआ अपना IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी श्रीलंका में गए LTT के पीस कीपिंग फोर्स के लिए। तो ये 2 मेजर ऑपरेशन थे जो मैंने देखे थे। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग आ गई थी। मैं G3 इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर 350 ब्रिगेड में था और वहाँ पर मेरे को रिज़ाइन करके बाहर आना पड़ा। सर, हम तो आपको और आप जैसे तमाम जो आर्मी के जवान हैं उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और आपको बताऊं कि कैप्टन वालिया राइटर भी हैं। इनकी जो किताब है वो अमेरिका में ख़ास तौर से बेस्ट सेलर, टॉप 3 बेस्ट सेलर में रही। लेकिन जिस तरह से आर्मी छोड़ने के बाद कैप्टन वालिया ने जो सिविलियन लाइफ, जिसको आर्मी वाले कहते हैं, सिविलियंस के बीच लाइफ जीनी शुरू की, और उसके बाद जो करप्ट सिस्टम है
उसका सामना इन्होंने किया। एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई, फैमिली में अलग इश्यूज थे, लेकिन खुद ही इन्वेस्टिगेशन की और एक बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश जो पुलिस को करना चाहिए था वो कैप्टन वालिया ने किया। और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उसको खारिज किया और ऑब्जर्वेशन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया का एक तरीके से दुरुपयोग है। कैप्टन वालिया, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।